तो हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका हमारे यूट्यूब चैनल में। और यहाँ पर हम बात करेंगे प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर जो मैंने यहाँ पर ज्योग्राफी के उठाए हैं। और ये आपका सारे के सारे जो क्वेश्चन हैं बहुत ही इम्पोर्टेंट है। और जो भी बच्चे तैयारी कर रहे हैं तो वो ये वीडियो देख सकते हैं और अपना जो आंसर है वो गैस करके अपने अच्छे अचीवमेंट के लिए यहाँ पर अपना माइंड चेक कर सकते हैं। तो फ्रेंड्स, यहाँ पर बात करेंगे ये जो पेपर हैं ये लेक्चरर से और अन्य एग्ज़ाम से एलटी से उठाए गए ज्योग्राफी के पेपर हैं। सभी एग्ज़ाम्स के लिए ज़रूरी हैं। तो चलो शुरू करते हैं हमारा आज का पहला क्वेश्चन। तो आइसोहेलाइन यहाँ पर पूछा गया है, निम्न में से किसको दर्शाती है। आइसोहेलाइन होती क्या है? ये समान लवणता को मिलाने वाली रेखा होती है। मतलब दो ऐसे स्थान जिन स्थानों में समान लवणता पाई जाती है, माना यहाँ पर, यहाँ पर, यहाँ पर, यहाँ पर 220% लवणता पाई जाती है चारों में, तो इसको मिलाने वाली रेखा क्या कहलाएगी? आइसोहेलाइन कहलाएगी। हिंदी में हुआ तो समलवण। इसके अलावा फ्रेंड्स, यहाँ पर जो तापमान है, तापमान को मिलाने वाली जो रेखा होगी ये होगी आपकी आइसोथर्म। तापमान को मिलाने वाली कौन सी होगी? आइसोथर्म। दाब को मिलाने वाली होगी आइसोबार और में होगी आइसोहेलाइन। इसके अलावा यहाँ पर एक और है समोच्च रेखाएं, जो दो समुद्र तल से दो ऐसे स्थानों को मिलाती है जिनकी ऊंचाई समान होती है, तो उनको बोलते हैं कंटूर लाइन। बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन पर। क्वेश्चन नंबर 2 है, निम्नलिखित में से कौन सी मध्य अटलांटिक श्रेणी की लंबाई है। तो मध्य अटलांटिक श्रेणी की लंबाई पूछा गया है। तो कटक है, ये आपको मालूम होना चाहिए कि कटक है। और ये कटक कहाँ पर है? तो यह कटक जो है ये उत्तरी अमेरिका और यूरोप और दक्षिणी अमेरिका और अफ्रीका, आपको मालूम होना चाहिए फ्रेंड्स। ये जिस तरीके से आपका जैसे बन रहा है उत्तरी अमेरिका, ये दक्षिणी अमेरिका, ये आपका यूरोप और ये आपका अफ्रीका, इतना तो सबको मालूम होगा फ्रेंड्स। तो यहाँ पर जो एस आकार में जो कटक पाया जाता है बीच में महासागरीय क्षेत्र में, इसे बोलते हैं मध्य अटलांटिक कटक। तो इसकी लंबाई काफ़ी है, ये देख सकते हैं। एच ऊपर से नीचे उत्तर से दक्षिण की ओर पूरा लंबवत फैला हुआ है। और ये कैसे बनता है? ये इन दो प्लेटों, इसके उत्तरी अमेरिका और यूरोपीय प्लेट के, इनके अपसरण सीमा के कारण बना हुआ है। तो इस कारण यहाँ पर क्या है, छोटे छोटे यहाँ पर गहरे गहरे या छोटे छोटे यहाँ पर क्या है, भ्रंश भी बनते हैं इन क्षेत्रों में। ठीक है, तो यहाँ पर क्या हो रहा है, नए परपट्टी का निर्माण हो रहा है। जब तो दो प्लेटें एक दूसरे से दूर हटती है तो बीच में नई परपट्टी का निर्माण होता है, जिसको हम बोलते हैं अपसारी सीमा। तो फ्रेंड्स, यहाँ पर इसमें जो हमें पूछा गया है वो क्या है, ये बोल रहा है कि इसकी लंबाई, जो एस आकार में फैली जो कटक है उसकी लंबाई कितनी है। तो मैं आपको बता दूं, उसकी लंबाई है 14,400 किलोमीटर। लेकिन यहाँ पे तो दे नहीं रखा है, तो आप गैस कर सकते हैं कि कौन सा इसका सही आंसर होने वाला है। इसके नज़दीक वाला कौन सा है फ्रेंड्स? तो ऑप्शन नंबर डी इसके बिल्कुल नज़दीक बैठ रहा है, 15,000 किलोमीटर। तो ये इसका सही आंसर हो जाएगा। चलो बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। तो हमारा यहाँ पर अगला क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 3, निम्नलिखित क्षेत्रों में से किसमें डाइटम पंख पाए जाते हैं। डाइटम पंख पहले होता क्या है? तो डाइटम पंख क्या होता है? सागरीय निक्षेप होता है। सागरीय और महासागरीय क्षेत्रों में मृत वनस्पति के सिलिकामयी निक्षेप को डाइटम पंख कहा जाता है। किसको फ्रेंड्स? सागरीय और महासागरीय क्षेत्रों में मृत वनस्पति के सिलिकामयी निक्षेप पाए जाते हैं, जिसमें ज़्यादातर मात्रा में कौन सा तत्व पाए जाते हैं? सिलिका जो तत्व है वो ज़्यादातर मात्रा में पाया जाता है। तो ये सिलिकामयी निक्षेप जो होता है ये कहाँ पर ज़्यादातर देखने को मिलते हैं? ये उच्च अक्षांशों में ज़्यादातर देखने को मिलते हैं डाइटम पंख। ज़्यादातर ये अटलांटिक महासागर जो है
सॉरी अटलांटिक नहीं, अंटार्कटिक महासागर जो है, तो नीचे हमारा दक्षिणी गोलार्ध पर जो स्थित महासागर है उसके समीपवर्ती क्षेत्रों में पाया जाता है। चलो बात करेंगे हम अगला क्वेश्चन नंबर 4। निम्न में से किस राष्ट्र के तट पर ग्रीष्म काल में अल नीनो जलधारा प्रकट होती है? तो अल नीनो जलधारा के बारे में तो सुना ही होगा। ये क्या होता है? पवनों के हवाओं के प्रभाव से उत्पन्न होती है, मतलब हवाओं में असंतुलन से उत्पन्न होती है, और ये क्या कर देती है, किसी प्रशांत महासागर, दक्षिणी प्रशांत महासागर के तापमान को बढ़ा देती है। और ज़्यादातर कहाँ पर होता है? आपको मालूम है दक्षिणी अमेरिका का जो तट है, एक पेरू नाम से, उस तट के समीप क्या होता है, ऐसी घटना देखने को मिलती है कि वहाँ पर जो पवनों के प्रभाव से क्या हो जाता है, वहाँ के जल का, महासागरीय जल का गर्म हो जाना होता है, और वो गर्म जो जल है वो उस क्षेत्र में गहरा प्रभाव डालता है और व्यापक प्रभाव डालता है, जिसको हम अल नीनो प्रभाव कहते हैं। और अल नीनो जो है एक स्पेनिश भाषा का शब्द है। किसका फ्रेंड्स? स्पेनिश भाषा का शब्द है, जिसका मतलब होता है छोटा शिशु। तो आई होप आपको क्वेश्चन समझ में आ रहे होंगे, और मैं आशा करूंगा कि आप चैनल को सब्सक्राइब करेंगे, लाइक करेंगे। चलो आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 5। निम्नलिखित में से कौन ज्वार भाटा का कारण है? ज्वार भाटा का कारण पूछा गया है। सूर्य और चंद्रमा का आकर्षण, सूर्य का आकर्षण, पृथ्वी का आकर्षण और बृहस्पति का आकर्षण। तो ये तो बहुत सिंपल क्वेश्चन है। सूर्य और चंद्रमा का आकर्षण, इसका ऑप्शन नंबर ए सही हो जाएगा। और मैं आपको बता दूं, जो ज्वार और भाटा होता है, इसमें जो ज्वार होता है, ज्वार ये दो प्रकार का होता है। अब ये दो प्रकार के ज्वार कौन कौन से हैं? एक होता है लघु ज्वार और एक होता है दीर्घ ज्वार। तो मैं आपको बता दूं कि लघु ज्वार और दीर्घ ज्वार क्या होता है। तो फ्रेंड्स मैं आपको बता दूं दीर्घ ज्वार क्या होता है। तो दीर्घ ज्वार क्या होता है? जब सूर्य और चंद्रमा और पृथ्वी जब तीनों एक सीध में होते हैं तो उसे क्या कहते हैं? दीर्घ ज्वार। ये देखो, ये पृथ्वी है, यहाँ पर इसको सूर्य मान लो, सॉरी ये सूर्य है और ये चंद्रमा है और ये पृथ्वी है। ये तीनों किस में है? एक सीधी रेखा में है, इसलिए इसको क्या बोलेंगे हम? दीर्घ ज्वार की स्थिति बोलेंगे। तो दीर्घ ज्वार की स्थिति क्या होते हैं? तीनों सूर्य, चंद्रमा और पृथ्वी तीनों एक सीध में होते हैं। बात करेंगे लघु ज्वार क्या होता है। तो लघु ज्वार फ्रेंड्स क्या होता है, ये देख लीजिए। लघु ज्वार क्या होता है? लघु ज्वार में क्या होगा कि सूर्य और चंद्रमा और पृथ्वी तीनों एक सीध में न होकर के बल्कि समकोण की स्थिति पर होते हैं। ये देख लीजिए, अगर चंद्रमा की स्थिति एक ये हो जाए और दूसरी स्थिति ये हो जाए वर्ष में, तो ये दो स्थितियां जो है इस तरीके से पृथ्वी के विपरीत दिशा में है, और ये क्या बना रही है? एक सूर्य से समकोण की स्थिति पर समकोण बना रही है, जिसको हम क्या बोलेंगे? लघु ज्वार बोलेंगे। तो जब ये तीनों पिंड एक समकोण की स्थिति में आते हैं तो उसे लघु ज्वार कहते हैं। चलो बात करते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। तो हमारा अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से साधारणतः किस दिशा में गर्म जलधाराएं बहती है? तो गर्म जलधाराएं जो है महासागर और सागरीय महासागरीय की दो धाराएं होती है, जो पवनों की गति और पृथ्वी के घूर्णन के कारण जो जल का एक निश्चित दिशा में प्रवाह होता है उसे जलधारा कहते हैं। ठीक है फ्रेंड्स, और ये जो जलधारा होती है ये महासागरों में उत्पन्न होती है। और किस तरीके से उत्पन्न होती है तो मैं आपको बता दूं कि सपोज दैट ये आपका ग्लोब है पृथ्वी, और इसके बीच से ये विषुवत रेखा है 0 डिग्री। तो यहाँ पर क्या होता है, यदि कोई जलधारा विषुवत रेखीय सागरों से ध्रुवों की ओर जाती है इस तरीके से, तो इसे गर्म जलधारा बोलेंगे, क्योंकि ये विषुवत रेखा से ध्रुवों की ओर जा रही है, इसलिए इसको गर्म बोलेंगे। अगर ठंडी क्या होती है, तो ठंडी जलधारा क्या होती है फ्रेंड्स? जो ध्रुवों से विषुवत रेखा की ओर प्रस्थान करती है, उसे ठंडी बोलेंगे। तो ये हो गया। अब आपको पता चल गया होगा कौन सा आंसर इसका सही हो जाएगा। गर्म यानी विषुवत रेखा से
ध्रुवों की ओर जाने वाली जलधाराएं। ऑप्शन नंबर ए इसका सही हो जाएगा। चलो बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। तो यहाँ पर आप देख सकते हैं अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सी ठंडी जलधारा है। पूछा गया है ठंडी जलधारा। तो मैं आपको बता दूं कि इसमें बहुत सारे क्वेश्चन पूछे जाते हैं, कभी कभी ये दे देते हैं कि ये कौन कौन सी किस महासागर की जलधाराएं हैं। तो यहाँ पर ये जो अगोलहास है ये आपका कहाँ पर है, हिंद महासागर की जलधारा है, आप याद रखना। और ये गर्म जलधारा हिंद महासागर की। इसके अलावा जो ब्राज़ील की धारा है ये दक्षिणी अटलांटिक महासागर की जलधारा है, और ये भी एक गर्म है। ये भी कैसी है, गर्म है। इसके अलावा गल्फ स्ट्रीम जो है ये उत्तरी अटलांटिक महासागर की जलधारा है, और ये भी एक गर्म जलधारा है। बल्कि ये इतनी गर्म है कि संसार में सभी जलधाराओं से गर्म है। तो इसका भी आप याद रखेंगे कि गल्फ स्ट्रीम सबसे गर्म जलधारा होती है विश्व की। और तो आंसर आपको मिल गया होगा। आंसर नंबर सी जो है क्वेश्चन ऑप्शन कैनरी जलधारा, इसको कनारी की जलधारा के नाम से भी जानते हैं। तो इसका सही जवाब क्या है, कनारी या फिर कैनरी की जलधारा। तो ये भी उत्तरी अटलांटिक महासागर की एक ठंडी जलधारा है जो ध्रुव से विषुवत रेखा की ओर चलती है। दिखा दूं मैं आपको। तो फ्रेंड्स ये जो है ये जलधाराओं का वितरण है। तो आप देख सकते हैं ये आपका विषुवत रेखीय क्षेत्र इस तरीके से इधर पड़ता है। ठीक है फ्रेंड्स, ये उत्तरी अमेरिका महाद्वीप है और ये आपका यूरोप है। तो इसके बीच अटलांटिक महासागर है, ये लिखा है नॉर्थ अटलांटिक ड्रिफ्ट। इसके अलावा यहाँ पर आप देख सकते हैं कि यहाँ पर विषुवत रेखीय धारा जो है इस तरीके से चलती है यहाँ पर, और यहाँ पर फ्लोरिडा की जो जलधारा है वो इस तरीके से यहाँ पर मुड़ती है इस तरफ को। ठीक है फ्रेंड्स, और यहाँ पर सार्गोस सागर बीच वाला स्थान जो है यहाँ पर ये शांत हवा वाला क्षेत्र है, यहाँ पर शांत क्षेत्र बोलते हैं इसको। इसके अलावा ये आगे बढ़ती है और यहाँ पर लैब्राडोर जलधारा एक ठंडी जलधारा है, विश्व की भी सबसे ठंडी जलधारा है, लैब्राडोर लिखा है यहाँ पर। तो इसके साथ ये गल्फ स्ट्रीम मिल जाती है, जिस कारण से इसमें क्या होता है, इसके बाद ये जो जलधारा एक ऊपर को बहती है जिसको बोलते हैं नॉर्थ अटलांटिक ड्रिफ्ट, नॉर्थ अटलांटिक ड्रिफ्ट ये वाली, और एक नीचे को आती है जिसको बोलते हैं कनारी या फिर कैनरी की जलधारा। तो गल्फ स्ट्रीम और लैब्राडोर के मिलन स्थल के बाद जो जलधारा मुड़ करके दक्षिण की ओर विषुवत रेखा की ओर ऐसे आती है उसे बोलते हैं कनारी की जलधारा। तो ये क्या होगी, ऊपर से नीचे क्यों आ रहा है, तो इसका मतलब ये क्या है, ठंडी है। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पर। अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 8। एक क्षेत्र जहाँ एक जीवधारी अथवा पादप रहता है वह कहलाता है, क्या कहलाता है, जहाँ पर एक जीवधारी और पादप रहता है उसको कहते हैं हैबिटेट। जीवधारी का स्थान और पादपों का वनस्पतियों का स्थान हैबिटेट कहलाता है। ऑप्शन नंबर बी इसका करेक्ट हो जाएगा। चलो बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। तो क्वेश्चन नंबर 9, निम्नलिखित में से कौन पारिस्थितिक संकट के कारण है। तो पारिस्थितिक संकट के क्या कारण है, तीव्र जनसंख्या वृद्धि, यंत्रीकरण, औद्योगिकरण। तो इन सभी से पारिस्थितिक संकट उत्पन्न होता है। तो ये उपरोक्त सभी, ऑप्शन नंबर डी इसका सही जवाब हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 10, निम्न में से कौन सा जैव विविधता के लिए खतरा नहीं है। वन्य जीवों का शिकार, बड़े बांध बनाना, वन्य जीवों का शिकार करेंगे तो उससे हमारा क्या होगा, जैव विविधता कम होगी। जैव विविधता का मतलब क्या होता है, किसी क्षेत्र में पाई जाने वाली जीवों की विविधता, किसी क्षेत्र में पाए जाने वाली जीवों में विभिन्नता या वनस्पति में विभिन्नता। वहाँ पर कितने प्रकार के जीव जंतु पाए जाते हैं, वहाँ पर कितने प्रकार के वनस्पति पाए जाते हैं, इसी को हम क्या बोलते हैं, जैव विविधता। तो ये वन्य जीवों के शिकार करने से कम खतरा है इस पर है। बड़े बांध बनाने से भी कभी कभी बांध टूट जाने के कारण जो हमारे पेड़ पौधे हैं, जीव जंतु हैं, उनको नुकसान पहुँचता है। तो ये भी क्या क्या खतरा है। इसके अलावा डी वाला देख लो, औद्योगिकरण। इसके कारण भी वर्तमान समय में क्या हो रहा है, वनस्पति और जीव जंतुओं को नुकसान पहुंच रहा है। तो ये तीनों क्या है, खतरा है। जबकि ऑप्शन नंबर बी इसका क्या हो जाएगा, सही हो जाएगा, राष्ट्रीय उद्यानों की स्थापना करना। तो राष्ट्रीय उद्यानों की स्थापना करेंगे तो वह फिर जीवों के संरक्षण के लिए करेंगे। ठीक है फ्रेंड्स, तो यहाँ पर ये खतरा नहीं है बल्कि संरक्षण के लिए है। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट बढ़ेंगे। निम्नलिखित में से कौन पारिस्थितिक तंत्र का अजैविक घटक है।
तो यहाँ पर पारिस्थितिक तंत्र का अजैविक घटक पूछा है, ये पादप लिखा है, पादप होना चाहिए वनस्पति, तो ये भी नहीं है। ये जैविक है, बैक्टीरिया ये भी जैविक है, फफूंद या कवक ये भी जैविक है, लेकिन यहाँ पर प्रकाश जो ऑप्शन है ये वाला इसका सही ऑप्शन हो जाएगा, ये अजैविक घटक है। चलो फ्रेंड्स बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। क्वेश्चन नंबर 12। क्वेश्चन नंबर 12 क्या कह रहा है, देखते हैं। शब्द इकोसिस्टम निम्नलिखित में से किसने प्रस्तावित किया था? तो इकोसिस्टम जो शब्द है किसने दिया था? A.G. टेंसले ने दिया था, A.G. टेंसले। नेक्स्ट क्वेश्चन, यहाँ पर क्वेश्चन नंबर 13 कह रहा है भारत में क्वेश्चन नंबर 13, भारत में जैव आरक्षित क्षेत्रों की संख्या कितनी है? तो जैव आरक्षित क्षेत्र बोलेंगे तो कितनी है? 18। अगर सबसे बड़ा पूछा जाए तो वो कौन सा है? मन्नार की खाड़ी। जैव आरक्षित क्षेत्र जो है सबसे मन्नार की खाड़ी। तो ये वाला जो क्षेत्र जो आपका पश्चिमी घाट में पड़ता है, केरल तमिलनाडु वाले केरल कर्नाटका वाले क्षेत्रों में, तो ये जो है समृद्ध जैव विविधता वाला क्षेत्र है, बड़ा है। नेक्स्ट क्वेश्चन, निम्नलिखित में से कौन वन विनाश के प्रभाव हैं? वन विनाश से क्या होगा? मृदा अपरदन होगा, बिल्कुल, भूस्खलन होगा, है ना, पर्यावरण असंतुलन होगा, पर्यावरण में असंतुलन की स्थिति उत्पन्न होगी, तो इसका ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा। ये सभी वन विनाश के प्रभाव हैं। चलो बढ़ते हैं अगला क्वेश्चन। क्वेश्चन नंबर 15, निम्नलिखित में से कौन सी वायुमंडलीय परत पराबैंगनी किरणों का अवशोषण करती है? तो पराबैंगनी किरणों का अवशोषण करती है तो उसका नाम है, ये तो बहुत सिंपल क्वेश्चन है, तो क्वेश्चन नंबर सी, ऑप्शन नंबर सी जो है ओजोन मंडल, ये पराबैंगनी किरणों का क्या कर रही है? अवशोषण करती है, ठीक है। और इसकी जो हाइट है वो धरातल से 15 से 35 किलोमीटर की ऊंचाई पर पाया जाता है, ठीक है फ्रेंड्स। और यहाँ पर मुख्य रूप से किसकी अधिकता होती है? O3 गैस की, यानी ओजोन गैस। ओजोन गैस यहाँ पर पाई जाती है O3, जो क्या करती है? पराबैंगनी किरणों को पृथ्वी तक नहीं आने देती है, उसको अवशोषित कर देती है वहीं पर ओजोन मंडल में ही, ठीक है। और इससे क्या होता है? पृथ्वीवासी की रक्षा होती है पराबैंगनी किरणों से। आपको मालूम है कि किरणें खतरनाक होती हैं। बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। रेडियो तरंगों का परावर्तन करने वाली वायुमंडलीय परत कहलाती है। तो रेडियो तरंगों का परावर्तन कौन करती है? तो रेडियो तरंगों का परावर्तन करने से क्या होता है? इस पृथ्वी पर क्या चलते हैं? संचार के माध्यम कार्य करते हैं, जैसे टीवी, मोबाइल फ़ोन, रेडियो, ये चलते हैं, क्योंकि ये रेडियो तरंगों का परावर्तन करती है। एक जो हमारी जो मंडल है वो कौन सी है? तो सभी ने आंसर लगा दिया होगा, अपना आंसर भी दीजिए और चेक कीजिए अपनी एबिलिटी को। ऑप्शन है इसका बी, आयन मंडल, ठीक है फ्रेंड्स। आयन मंडल क्या करता है? रेडियो तरंगों का परावर्तन कर देता है, जिसके कारण धरातल पर संचार के माध्यम कार्य करते हैं। अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित क्षेत्रों में से कहाँ समांतर अंतर उष्णकटिबंधीय अभिसरण क्षेत्र ITCZ पाया जाता है? ITCZ कहाँ पर पाया जाता है? तो ये कहा। तो ITCZ क्या होता है? एक विषुवत रेखा पर अत्यधिक तापमान के कारण बनने वाला एक शांत क्षेत्र होता है, जहाँ पर क्या होता है? वायुदाब क्या होता है? बिल्कुल कम होता है, वायुदाब कम, जहाँ पर दाब क्या होता है? कम होता है, ठीक है। एक शांत वायुदाब पेटी होती है, ठीक है फ्रेंड्स। तो इसे उष्णकटिबंधीय अभिसरण क्षेत्र कहते हैं। और जैसे जैसे उत्तरी गोलार्ध में फ्रेंड्स उत्तरी गोलार्ध में एक कर्क रेखा के पास अगर सूर्य चमकता है तो ये ITCZ इधर की ओर खिसकने लगता है, और जब मकर रेखा पर सूर्य सीधे चमकता है यानी 22 दिसंबर के तक, तो वहाँ पर क्या होता है? उन दिनों ICTZ दक्षिण में मकर रेखाओं के पास पहुँचता है, ठीक है फ्रेंड्स। तो ये हो गया हमारा ICTZ, और इसका ऑप्शन आपने लगा ही लिया होगा,
कि ये ज़्यादातर पाया कहाँ पे जाता है, भूमध्य रेखीय क्षेत्र के पास, यहीं से ये कर्क और मकर रेखाओं के बीच गुजरेगा। बात करते हैं अगला क्वेश्चन। तो अगला क्वेश्चन है, व्यापारिक पवनें निम्न में से किन अक्षांश पट्टियों में पाई जाती है। तो व्यापारिक जो पवनें होती है वो आपका, इसका ऑप्शन नंबर बी करेक्ट हो जाएगा। 5 डिग्री उत्तर तथा 5 डिग्री दक्षिण से 30 डिग्री उत्तर और 30 डिग्री दक्षिणी अक्षांशों के बीच में पाई जाएगी। ठीक है फ्रेंड्स। हाँ, जैसे ये विषुवत रेखा है और ये 0 डिग्री है और यहाँ से ये 5 है। ठीक है फ्रेंड्स, और ये 30 है। तो इस 5 से इस 30 तक, इस 5 से इस 30 तक कौन सा क्षेत्र मिलेगा, ये व्यापारिक पवनों का क्षेत्र मिलेगा। ठीक है फ्रेंड्स। और व्यापारिक पवनों की दिशा क्या होती है, जरा आप मेरे को बताना कमेंट करके कि व्यापारिक पवनों की दिशा क्या होती है। ये भी पूछा जाता है। स्थानीय ये कैसी पवनें होती है, सनातनी या फिर स्थायी पवनें कहते हैं इनको। बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। तो क्वेश्चन नंबर 19 है, अश्व अक्षांश किन विश्व हवा पेटियों व सेल के बीच पाई जाती है। ठीक है फ्रेंड्स। तो ये कहाँ पर पाई जाती है, अश्व अक्षांश। तो पहले तो अश्व अक्षांश क्या होता है मालूम होगा आपको फ्रेंड्स। अश्व अक्षांश क्या होता है, अश्व अक्षांश देखो यहाँ पर बाय द वे देखो, जैसे ये आपका विषुवत रेखा है 0 डिग्री और ये आपका 30 डिग्री है। ठीक है फ्रेंड्स, और ये आपका 35 डिग्री है, ये आपका 30 डिग्री है और ये आपका 35 डिग्री है। तो क्या होता है फ्रेंड्स, यहाँ पर हवाएं अत्यधिक तापमान के कारण, ये विषुवत रेखा है और इस विषुवत रेखा पर हवाएं अत्यधिक तापमान के कारण ऊपर उठती है और वो हवाएं ऊपर उठने के बाद इन 30 से 35 डिग्री अक्षांशों के बीच बैठती है। ये देखो 30 से 35 डिग्री अक्षांश यहाँ पर है और यहाँ पर, इनके बीच वो हवाएं बैठेगी और यहाँ पर उच्च दाब व उच्च वायुदाब क्रिएट होगा, जिसको हम कहेंगे अश्व अक्षांश, वहाँ पर इसको कहा जाता। अब हम बात करेंगे किन हवा पट्टियों व सेल के बीच ये पाई जाएगी। तो मैं आपको बता दूं इसका आंसर, तो ये पाई जाएगी किसके, हैडली सेल और फेरल सेल के बीच में, ऑप्शन नंबर ए। देखिए इसका डायग्राम। तो फ्रेंड्स ये देख लीजिए इसका डायग्राम, ये जैसे ग्लोब है। तो आपको मालूम है ये 0 डिग्री है माना, बाय द वे ये वाला जो है ये 0 डिग्री है, विषुवत रेखा। ठीक है फ्रेंड्स, विषुवत रेखा। अब यहाँ से 30 डिग्री उत्तर और 30 डिग्री दक्षिण के बीच में इस सेल को बोलते हैं, इस क्षेत्र को बोलते हैं हैडली सेल। क्या बोलते हैं इसको, हैडली सेल। और इस 30 से लेकर के इस 30 से लेकर के इस 60, इस 30 से लेकर के इस 60 उत्तर या दक्षिण, 30 से 60 ये वाला जो क्षेत्र हो गया आपको फ्रेंड्स, इसको बोलते हैं फेरल सेल। ठीक है फ्रेंड्स। और उसके बाद 60 वाला, 60 से ऊपर वाला, इसको क्या बोलेंगे, ध्रुवीय सेल। तो विश्व को कितने सेल में बांटा गया है, 3, हैडली सेल, फेरल सेल और ध्रुवीय सेल। तो इनकी अपनी अपनी विशेषताएं होती है। तो इसको किसी और वीडियो में हम आपको बताने की कोशिश करेंगे फ्रेंड्स। और बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। तो यहाँ पर अगला क्वेश्चन है 20 नंबर क्वेश्चन, निम्न में से कौन सी वायुमंडलीय परत सममंडल में सम्मिलित नहीं होती है। तो सममंडल और विषममंडल, ये वायुमंडल के जो 5 लेयर होते हैं इनको सममंडल और विषममंडल में इसको विभाजित किया गया है। तो आपको 5 मंडलों के बारे में तो मालूम होगा ना फ्रेंड्स। तो 5 मंडल कौन से होते हैं मैं आपको बता दूं। पहला मंडल होता है क्षोभ मंडल, ये पहला होता है। ये समताप, ये दूसरा नंबर का होता है, पृथ्वी से दूसरे नंबर पर। और तीसरे पर होता है फ्रेंड्स मध्य मंडल। चौथे पे होता है आपका आयन मंडल और 5वें पर होता है आपका बहिर्मंडल। बहिर्मंडल, ठीक है फ्रेंड्स। तो यहाँ पर जो है देख लो कि जो सममंडल और विषममंडल में इन 5 को डिवाइड किया गया है। और सममंडल के अंतर्गत आते हैं आपका एक क्षोभ मंडल, दूसरा समताप मंडल और तीसरा मध्य मंडल। ठीक है फ्रेंड्स। और हमारे जो विषम मंडल होते हैं वो होते हैं आयन मंडल और बहिर्मंडल। आयन मंडल और बहिर्मंडल ये कैसे होते हैं, दो ये विषम मंडल होते हैं। ठीक है फ्रेंड्स, विषम मंडल होते हैं।
तो इसका सही जवाब तो आपने ढूंढ ही लिया होगा। वायुमंडलीय परत जो है वो कौन सी वायुमंडलीय परत सममंडल में सम्मिलित नहीं है, मतलब जो विषम मंडल है। तो क्या है, आयन मंडल है। इसका ऑप्शन नंबर सी करेक्ट हो जाएगा। अगले बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। क्वेश्चन नंबर 21, सूर्य की किरणों को पृथ्वी तक पहुंचने में कितना समय लगता है? 25 मिनट, 18 मिनट, 15 मिनट, 8 मिनट। तो आपने लगा ही लिया होगा आंसर 8 मिनट। 8 मिनट और 22 सेकेंड, 22 सेकेंड, ठीक है फ्रेंड्स, 8 मिनट और 22 सेकेंड के मध्य ये जो समय है वो लगता है। बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। तो अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित में कौन उच्च वायुमंडलीय तापीय प्रतिलोमन का प्रमुख कारण है? तो तापीय प्रतिलोमन का प्रमुख कारण क्या है? तापीय प्रतिलोमन क्या होता है फ्रेंड्स? जब देखो, माना पृथ्वी की सतह है और पृथ्वी की सतह से जैसे जैसे हम ऊपर चढ़ते हैं वैसे वैसे तापमान में कमी आती है। और कितना कम आता है, कितना तापमान कम होता है? तो 165 मीटर की ऊंचाई पर 1 डिग्री सेल्सियस तापमान क्या होता है, घट जाता है, डिक्रीज होता है। ठीक है फ्रेंड्स, जैसे जैसे हम धरातल से ऊंचाई में बढ़ते हैं तो 165 मीटर की हाइट पर 1 डिग्री सेल्सियस तापमान क्या होता है, कम हो जाता है। यानी अगर इसको किलोमीटर में बोलें तो अगर 1 किलोमीटर की बात करें, 1 किलोमीटर की, तो यहाँ पर 6.5 डिग्री सेल्सियस तापमान क्या हो जाएगा, घट जाता है हाइट में। ठीक है, और अगर मीटर में बात करें तो 165 मीटर पर 1 डिग्री सेल्सियस घट जाता है। लेकिन कभी कभी फ्रेंड्स क्या हो जाता है कि स्थिति उल्टी हो जाती है कि जैसे जैसे इस हम धरातल से क्या करते हैं, ऊपर बढ़ते हैं तो तापमान क्या है, घटने के स्थान पर बढ़ने लगता है, जिसको वायुमंडलीय तापीय प्रतिलोमन कहते हैं। तो आई होप आपको समझ में आया होगा कि तापीय प्रतिलोमन क्या होता है। तो ये किसके कारण उत्पन्न होता है, तो यही पूछा गया है। देखो फ्रेंड्स, गर्म हवा का ऊपर उठना इसके कारण भी होता है, इसके कारण भी होता है, लेकिन ये यहाँ पर इसका आंसर सही नहीं होगा, क्योंकि गर्म हवा का ऊपर उठना ये इस तरीके की पहाड़ी जहाँ पर ढाल ज़्यादा रहता है, पठारी क्षेत्र जहाँ पर ढालू क्षेत्र ज़्यादा रहता है, इन क्षेत्रों में ज़्यादातर देखने को मिलती है ये वाली सिचुएशन। तो ये वाला यहाँ पर सही नहीं होगा, इसमें होगा पृथ्वी का विकिरण। ठीक है फ्रेंड्स, दिन में क्या होता है, पृथ्वी गर्म होती है और रात को पृथ्वी क्या होती है, विकिरण के माध्यम से वायुमंडल पृथ्वी के तापमान का क्या कर देती है, विकिरण कर देती है, और वायुमंडल की जो ऊपरी परतें हैं वो क्या हो जाती है, गर्म हो जाती है। ठीक है फ्रेंड्स, तो ये हो जाएगा आपका उसका सही जवाब। अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 23, निम्न में से कौन सी वायुदाब पेटियां तापजनित है? तापजनित वायुदाब पेटियां पूछी गई है। तो यहाँ पर आपका उपध्रुवीय एवं शीतोष्ण पहला आंसर, दूसरा ध्रुवीय उपध्रुवीय, और तीसरा भूमध्य रेखीय एवं ध्रुवीय, और चौथा ऑप्शन है भूमध्य रेखीय एवं उपध्रुवीय। तो इसमें पूछा गया है तापजनित है। ठीक है, तो तापजनित, तो फ्रेंड्स बात करते हैं यहाँ पर, ये देख सकते हैं आप, तापजन्य और इसके अलावा है आपका गतिकजन्य। 2 प्रकार की वायुदाब पेटियां होती है, तापजन्य और गतिकजन्य। तापजन्य किसको, तो तापमान के कारण वायुदाब कम ज़्यादा होता है, और गतिकजन्य जो पृथ्वी के घूर्णन के कारण क्या होता है, वायुदाब कम और ज़्यादा होता है। ठीक है फ्रेंड्स, तो यहाँ पर जो है तापजन्य कौन कौन सी है, देखो, विषुवत रेखा पर अत्यधिक गर्मी के कारण निम्न वायुदाब बनता है, अत्यधिक तापमान जहाँ पर होता है वहाँ पर वायुदाब क्या हो जाता है, कम हो जाता है। तो इसे डोलड्रम या यहाँ विषुवत रेखा पर इसको कहते हैं, 5 डिग्री उत्तर और 5 डिग्री दक्षिण विषुवत रेखा से उस क्षेत्र को, शांत वायुदाब क्षेत्र को क्या कहते हैं, डोलड्रम। तो ये किसके अंतर्गत आएगा, यह है आपका तापजन्य, क्योंकि ये तापमान के कारण क्या हो रहा है, यहाँ पर अधिक तापमान के कारण क्या है, वायुदाब कम हो रहा है। इसके अलावा ध्रुवों पर जाते हैं तो वायुदाब क्या हो जाता है, वायुदाब क्या हो जाता है, बढ़ जाता है। इसका कारण क्या होता है, ध्रुवों पर जाने पर आपको मालूम है कि तापमान कम हो जाता है, जिसके कारण वायुदाब बढ़ जाता है। इसलिए तापमान से के कारण ही प्रभावित हो रहा है। तो तापमान की कितने पेटियां हो गई, 2, एक विषुवत रेखीय निम्न वायुदाब और एक ध्रुवीय उच्च वायुदाब। ठीक है फ्रेंड, अब बात करेंगे गतिकजन्य की। तो गतिकजन्य क्या हुआ, गति के आधार पर आपको पता है कि विषुवत रेखा पर जो हवाएं हैं वो ऊपर उठती है और 30 से 35 डिग्री अक्षांशों के बीच गिर जाती है ना, वो हवाएं 30 से 35 डिग्री अक्षांशों के बीच नीचे उतरती है, जिनको अश्व अक्षांश के नाम से जाना जाता है। अभी मैंने आपको समझाया है। तो ये उच्च वायुदाब की पेटी क्रिएट होती है, यहाँ पर उच्च वायुदाब का क्षेत्र उत्पन्न हो जाता है इन दोनों क्षेत्रों में। तो ये क्या हो गया आपका एक
गतिक जन्य हो गया। इसके अलावा यहाँ पर उप ध्रुवीय निम्न वायुदाब क्षेत्र है, ये भी आपका क्या है, एक गतिक जन्य वायुदाब पेटी है। तो तापजन्य कितने हुए, भूमध्य रेखीय निम्न वायुदाब क्षेत्र हो गया, तापजन्य विषुवत रेखीय निम्न वायुदाब क्षेत्र हो गया, और ध्रुवीय उच्च वायुदाब क्षेत्र के तापजन्य हो गया। और गतिक जन्य कौन कौन से हो गए, उपोष्ण कटिबंधीय उच्च वायुदाब क्षेत्र ये दोनों, और उसके बाद उप ध्रुवीय निम्न वायुदाब क्षेत्र ये दोनों उत्तर दक्षिण में। ठीक है फ्रेंड्स, तो आई होप आपको समझ में आया होगा। बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन पे। अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 24। सौर स्थिरांक की मात्रा मानक मात्रा है, सौर स्थिरांक की मानक मात्रा कितनी है? ऑप्शन नंबर 20 का सही हो जाएगा 1.94 कैलोरी प्रति मिनट प्रति सेंटीमीटर स्क्वायर। तो ये आपको याद रखिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 25। तड़ित झंझा के विकास में सर्वाधिक महत्वपूर्ण कारक है। तड़ित झंझा कब उत्पन्न होता है? वायुमंडलीय स्थायित्व, आर्द्रता की अधिकता, वायुमंडलीय अस्थायित्व, तापक्रम, व्युत्क्रमणता। तो फ्रेंड्स वायुमंडलीय स्थायित्व कब होता है? तड़ित झंझा की स्थिति कब उत्पन्न होती है? तो ये होती है वायुमंडलीय अस्थायित्व। ज़्यादातर ये तब उत्पन्न होती है जब वातागरों का निर्माण होता है। वातागर मतलब जब गर्म हवाएं और ठंडी हवाएं आपस में मिलती है तो वहाँ पर तड़ित झंझा की स्थिति उत्पन्न होती है। बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की। देखो फ्रेंड्स, अगला क्वेश्चन तापमान प्रतिलोमन। अभी मैंने आपको बताया था तापमान प्रतिलोमन क्या होता है, तो जिसको याद होगा तो उसने तो इसका आंसर गैस कर ही लिया होगा। तो तापमान प्रतिलोमन ऊंचाई के साथ साथ तापमान में क्या होता है, अगर बताया जाए तो ऊंचाई के साथ साथ तापमान में क्या होती है, कमी होती है। लेकिन कभी विपरीत परिस्थितियां उत्पन्न हो जाती है जिसके कारण से ऊंचाई बढ़ने पर तापमान में, मैंने क्या कहा, ऊंचाई के साथ साथ जब तापमान में क्या होगी, वृद्धि। वैसे तो रेयर केस में कमी होती है, लेकिन अगर वृद्धि हो जाए तो उसको प्रतिलोमन बोलेंगे। तो ऑप्शन नंबर सी इसका सही हो जाएगा। चलो बात करते हैं अगला क्वेश्चन। क्वेश्चन नंबर 27। निम्नलिखित विधियों में से कौन सी मानचित्र पर वायुदाब वितरण को प्रदर्शित करने के लिए प्रयोग की जाती है? ठीक है फ्रेंड्स, वायुदाब के वितरण को प्रयोग कर वायुदाब वितरण को प्रदर्शित करती है, जो समान वायुदाब वाले क्षेत्रों को मिलाती है। और मैंने आपको ये पहले क्वेश्चन में आपको दूसरे क्वेश्चन में आपको ये समझा दिया था पीछे। तो कौन सी जो वायुदाब के वितरण को समान वायुदाब वाले क्षेत्रों को मिलाएगी? गैस करो आंसर अपना। तो ये है आइसोबार्स। ऑप्शन नंबर ए इसका सही हो जाएगा। ठीक है फ्रेंड्स, तो देखो इतना सीधा साधा और शांत क्वेश्चन यहाँ पर, सरल क्वेश्चन यहाँ पर आपको देखने को मिल रहा है। तो आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 28। सांता आना क्या है? तो सांता आना क्या है? एक स्थानीय पवन है, एक पक्षी है, एक द्वीप है, एक ज्वालामुखी है। तो सांता आना क्या है फ्रेंड्स? एक स्थानीय पवन है। ठीक है, और ये कैसी पवन है? एक गर्म पवन है। ठीक है फ्रेंड्स, कैसी है? गर्म। एक स्थानीय एक गर्म पवन है। ठीक है, तो ये गर्म पवन कहाँ पर है? सांता आना जो पवन है, एक गर्म पवन कहाँ पर चलती है? तो ये उत्तरी अमेरिका के कैलिफोर्निया घाटी में चलती है। कैलिफोर्निया घाटी, उत्तरी अमेरिका कैलिफोर्निया घाटी में चलती है। बात करेंगे हम अगले क्वेश्चन की ओर। तो फ्रेंड्स यहाँ पर अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 29। उष्ण वाताग्र की औसत ढाल निम्न में से किस अंतराल में होती है? उष्ण वाताग्र की औसत ढाल पूछी गई है। तो ये उष्ण वाताग्र क्या होता है? जब उष्ण वायु राशियाँ जो होता है आक्रामक रूप से ठंडी वायु राशि के ऊपर पहुंच जाती है, सट के बैठ जाती है। मतलब ये ठंडी, जैसे ये ठंडी हवाएं हैं ये, ठीक है फ्रेंड्स, और इधर से गर्म हवाएं। ठीक है, और जब गर्म हवाओं का वेग ज़्यादा होता है, ठीक है, और ये आक्रामक होते हुए इस ठंडी वायु राशि के ऊपर बैठ जाती है, तो इसको उष्ण वाताग्र कहते हैं। लेकिन जब शीत वाताग्र होता है तो तब क्या होती है? जो शीत वायु राशियाँ हैं वो आक्रामक रूप से
उष्ण वायु राशियों को ऊपर की ओर धकेल देती है, जिस कारण से शीत वाताग्र पैदा होता है। यहाँ पर बात करेंगे उष्ण वाताग्र की औसत जो ढाल है वो कितनी होती है, तो 100 से 1:400 अनुपात में होती है। 1:100 से 1:400 के बीच। बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन। और फ्रेंड्स यहाँ पर हम इतने ही क्वेश्चन इस वीडियो में करेंगे और अगले क्वेश्चन में अगले वीडियो में हम क्या करेंगे, इससे आगे क्वेश्चन को सॉल्व करेंगे। तो यहाँ पर है क्वेश्चन नंबर 30, शीतोष्ण कटिबंधीय चक्रवातों की अधिकतम संख्या बहुधा उत्पन्न होती है। तो शीतोष्ण कटिबंधीय चक्रवात कहाँ पर उत्पन्न होते हैं, तो ये आपका देखो फ्रेंड्स कहाँ पर, ये तो आर्कटिक वाला तो बिल्कुल ध्रुवीय क्षेत्र हो गया, शीत प्रदेश हो गया है ना, इस ऐसे भी आप आइडिया लगा सकते हैं। हिंद महासागर भी आपका क्या हो गया, बिल्कुल विषुवत रेखा के आसपास वाला क्षेत्र हो गया। और ये दक्षिणी जो प्रशांत महासागर है ये भी क्या हो गया, विषुवत रेखीय प्रदेश के आसपास वाला क्षेत्र हो गया उष्ण वाला। तो शीतोष्ण वाला किस में आ रहा है, तो शीतोष्ण वाला जो क्षेत्र होता है ज़्यादातर अंध महासागर में आता है, और ये जो शीतोष्ण कटिबंधीय चक्रवात होते हैं ज़्यादातर इसी महासागर में देखने को मिलते हैं। ठीक है, तो इसका ऑप्शन नंबर सी करेक्ट हो जाएगा, उत्तरी अंध महासागर में। तो आई होप आपको आज की वीडियो समझ में आई होगी फ्रेंड्स। तो ऐसी वीडियो पाने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और लाइक कीजिए फ्रेंड्स।